नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर को सामने सॉलिड स्टेट से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का लेक्चर क्या होने वाला है, मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक क्या है, हमारा स्पेसिफिक हीट है। ठीक है, हमारा बचपन से पका पकाया टॉपिक, और आज हम इसको क्या करने वाले हैं, दोबारा से डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने सबसे पहली बार स्पेसिफिक हीट के दर्शन कब किए, या फिर आपने सबसे पहली बार स्पेसिफिक हीट कब पढ़ा, तो आपका आंसर होगा कि मैंने सबसे पहली बार स्पेसिफिक हीट कब पढ़ा, क्लास 11th में पढ़ा। तो इसका मतलब आपको इसके बारे में बहुत कुछ पहले से क्या है, पता है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, अभी हम कहाँ हैं, या तो हम बीएससी में हैं या फिर कहाँ हैं, एमएससी में है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक स्टेप फर्दर क्या करेंगे, आगे जाएंगे। ठीक है, तो यानी जो स्पेसिफिक हीट की थ्योरी है उसको किस किस ने एक्सप्लेन किया और कैसे एक्सप्लेन किया, ये डिस्कस करेंगे। और थ्योरी क्या है वो हमें पहले से पता है। ठीक है, थोड़ा बहुत डिस्कस कर लें हम थ्योरी के बारे में। ओके, पहले से वर्बली चलते हैं, यानी ऐसे मुखाग्री बोलते हैं, फिर उसको क्या करेंगे, लिख के चलेंगे, जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं या फिर हर लेक्चर में करते हैं। ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट होता क्या है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि स्पेसिफिक हीट इज ए हीट रिक्वायर टू राइज ए टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस, या फिर ऐसा बोलते हैं टू राइज ए टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस ऑफ 1 ग्राम बाई 1 डिग्री सेल्सियस। किसी एक सब्सटेंस के 1 ग्राम यानी 1 ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास मान लिया कोई एक सब्सटेंस है। ठीक है, ये क्या है, कोई एक सब्सटेंस है, कितना है, 1 ग्राम सब्सटेंस ले लिया हमने, ये इसको हमने क्या दी, कुछ हीट दी। माना कितनी हीट दी मैंने इसको, क्यू हीट दी। क्यू हीट देने से माना इसका पहले टेम्परेचर कितना था, 30 डिग्री सेल्सियस था। जैसे मैंने इसको क्यू हीट दी, इसका टेम्परेचर कितना हो गया है, 31 डिग्री सेल्सियस हो गया है। तो इसके टेम्परेचर को 30 डिग्री से 31 डिग्री सेल्सियस करने के लिए जितनी हीट हमने दी, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि मैंने इसको कितनी हीट दे रखी है, dq हीट दे रखी है, और dq हीट देने से इसका टेम्परेचर कितना राइज कर गया है, dq हीट मैंने इसको दी, इसका टेम्परेचर कहां से कहां, इनिशियली कितना था, t था, मान लिया इनिशियली कितना था, t था, और t से कहां चला गया, t प्लस dt चला गया। ऑब्वियसली बात है, टेम्परेचर क्या करेगा, राइज करेगा। मैंने इसको dq हीट दी, dq हीट देने से इसका टेम्परेचर t से क्या हो गया, t प्लस dt हो गया। यानी कितना टेम्परेचर राइज कर गया, dt टेम्परेचर क्या कर गया, राइज कर गया। ठीक है, यानी dq हीट देने पर कितना टेम्परेचर राइज किया है, dt टेम्परेचर क्या कर गया, राइज कर गया है। देन इन दिस केस दिस स्पेसिफिक हीट C इज डिफाइंड एज dq बाई dt। ऐसा हमने पढ़ा हुआ है बचपन में कि जो C होता है वो क्या होता है, dq बाई dt होता है। जहां dq क्या है, वो क्या है, हीट गिवन है, और जो dt है वो क्या है, मेरा चेंज इन टेम्परेचर है, या बोल सकते हैं राइज इन टेम्परेचर है। ठीक है, एक चीज और आती है यहां पर कि जो स्पेसिफिक हीट होती है वो डिफरेंट कंडीशन में क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, मान लिया वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो डिफरेंट कंडीशन में क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। उसी तरीके से कोई भी सब्सटेंस उठा के देख लो, वो सॉलिड हो सकता है, वो लिक्विड हो सकता है, वो गैस हो सकता है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो डिफरेंट कंडीशन में क्या होती है, डिफरेंट होती है ना। यहाँ पर कंडीशन से क्या मतलब है, देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक बीकर है। ठीक, अभी लिखना मत, हम लिख के चलेंगे इसको, अभी मैं थोड़ा बहुत समझा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, देखो यहाँ पर मेरे पास एक बीकर है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ बोल सकते हैं एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में हमने क्या रखी हुई है, कुछ गैस रखी हुई है करके। ठीक है, क्या रखी हुई है, इस तरीके से गैस रखी हुई है, और मैंने क्या बोला है, इसका टेम्परेचर, सॉरी इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स है। माना इसका वॉल्यूम कितना है, V है। अब वॉल्यूम फिक्स करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक पिस्टन लगा दिया, तो ये क्या लगा दिया, P पिस्टन लगा दिया, जो क्या है यहाँ पर मेरे पास फिक्स कर दिया। अगर पिस्टन को फिक्स कर दिया तो पिस्टन P, ठीक है, ये फिक्स है। ठीक है, इसको पिस्टन मान लो, ये क्या है, पिस्टन है, और ये क्या है, फिक्स है। अगर पिस्टन फिक्स है तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया है, फिक्स हो गया है, यानी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। सिमिलरली उसी तरह मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, किसमें, कंडीशन में। यहाँ पर कंडीशन क्या है, वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, लेकिन यहाँ मैंने क्या किया, ये गैस रखी हुई है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर क्या रखी हुई है, गैस रखी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने पिस्टन लगा रखा है ये अभी फिक्स नहीं है, ये पिस्टन क्या नहीं है, फिक्स नहीं है। अब देखो, अब मैंने इसको हीट दी, मैंने इसको कुछ हीट दी, और कुछ हीट मैंने इसको दी। ठीक है, माना मैंने इसको कितनी हीट दी, क्यू हीट दी, और इसको भी कितनी हीट दी, क्यू हीट दी। ठीक है, इसको भी मैंने कितनी हीट दी, क्यू हीट दी, और इसे ही मैंने कितनी हीट दी, क्यू हीट दी, सेम अमाउंट ऑफ हीट दी मैंने दोनों चीज़ों को। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि किसके टेम्परेचर में ज़्यादा राइज होगा, इसके टेम्परेचर में या फिर इसके टेम्परेचर में। अगर मैं इसको देखूं, अगर ये फिक्स है, इसका वॉल्यूम फिक्स है, तो ये एक तरीके से कुकर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, कुकर की तरह काम कर रहा है, और ये जो है इसका ये पिस्टन है, ऊपर जा सकता है, यानी मैंने इसके ऊपर क्या रख दी, थाली रख दी यूं करके, तो ये क्या है, एक तरीके से डेक की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह,
डेग की तरह, डिक्ची की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ऐसे में अभी रफ भाषा में चल रहा हूँ, कोई बात नहीं, अभी आपको सिर्फ समझना है। तो ये क्या है, डेग है, यानी इसका मतलब इसका जो पिस्टन है ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये चीज़ क्या है, कुकर है, यानी ये क्या है, फिक्स है। आप बताओ पानी जल्दी गर्म किस में होगा, यानी कहाँ पर, या अगर मैं गैस बोलूँ तो गैस का टेम्परेचर राइज जल्दी कहाँ करेगा, इधर या इधर। तो आपका आंसर होगा कि टेम्परेचर जल्दी राइज इधर करेगा, और इधर क्या करेगा, स्लोली राइज करेगा। देखो दोनों क्या थे, सेम सब्सटेंस थे, यहाँ जो गैस थी वही गैस यहाँ भी थी, लेकिन क्या थी, दोनों कंडीशन अलग अलग थी। यहाँ वॉल्यूम फिक्स था और यहाँ वॉल्यूम फिक्स नहीं था। तो कंडीशन के अलग होने से क्या हुआ, जो मेरे पास स्पेसिफिक हीट है वो भी क्या होगी, अलग होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक स्टेटमेंट पास करूंगा, जब हम लिख रहे होंगे तो हम बोलेंगे कि फॉर डिफरेंट कंडीशन स्पेसिफिक हीट इज डिफरेंट। और हम ये पहले से जानते हैं, देखो हमने एक चीज पढ़ी हुई ना, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज डिफरेंट फ्रॉम द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीपी एंड सीवी पढ़ा हुआ है ना। तो ये सीपी एंड सीवी हैं, ये उस चीज के एग्जाम्पल हैं कि स्पेसिफिक हीट फॉर डिफरेंट कंडीशन इज डिफरेंट। डिफरेंट कंडीशन के लिए स्पेसिफिक हीट क्या होती है, डिफरेंट होती है। ये दोनों स्पेसिफिक सीपी एंड सीबी ये इस चीज़ का क्या है, एग्जाम्पल है। देखो अगर मैं इसका एग्जाम्पल देखो, चलो अभी यहाँ पर कांस्टेंट प्रेस वॉल्यूम की बात कर रहे थे हम, अगर हम एग्जाम्पल की बात करूँ, जो सीपी एंड सीवी होते हैं, सीपी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, और सीवी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, और दोनों की वैल्यू क्या होती है, अलग होती है। यानी कंडीशन को चेंज करने में स्पेसिफिक हीट क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। और ये पाया गया है कि जो सीपी होता है वो जनरली क्या होता है, या फिर मोस्ट ऑफ मतलब हर टाइम सीबी से क्या होता है, ज़्यादा होता है। और इनके रिलेशन प्लान मैंने सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, आर के बराबर होता है, ठीक है। और हम सीपी को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, अभी हम इसको ड्राइव भी करेंगे, फिलहाल ऐसे चलो। जो सीबी होता है वो क्या होता है, डेल यू बाई डेल टी होता है, और एट कांस्टेंट कहाँ पर है, ये वॉल्यूम है। सीवी इज specific heat at constant volume, Cp is specific heat at constant pressure, and this specific heat at constant volume is defined as du by dt at constant volume, and this Cp is defined as d क्या होता है, dh by dt at constant pressure. Here h is enthalpy, h क्या है, enthalpy है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे, and this is equal to dh divided by सॉरी डी एच नहीं, यहाँ क्या आएगा, डी क्यू आएगा, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अभी हम डिफाइन करेंगे ये कहाँ से, ये आते हैं कहाँ से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, उसको भी डिस्कस करेंगे हम, फिर देखेंगे। ओके ना, ये क्या पढ़ा हमने कि Cp इज ग्रेटर देन Cv। जो Cp होता है वो क्या होता है, Cv से बहुत ज़्यादा होता है। देखो अब एक यहाँ पर मैं लाइन बोलूँगा, उसको ध्यान सुनना। इन केस ऑफ गैसेस देयर इज ए लार्ज डिफरेंस इन बिटवीन Cp एंड Cv, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, इन केस ऑफ गैसेस, जब हम गैस की स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करते हैं, तब वहां पर Cp और Cv में क्या होता है, लार्ज डिफरेंस होता है, यानी बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। बट ध्यान सुनना, बट इन केस ऑफ सॉलिड Cp एंड Cv हैव सेम वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यू, या फिर एग्जैक्टली सेम वैल्यू बोल सकते हैं हम, ठीक है। इन केस ऑफ गैसेस देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन Cp एंड Cv, बट इन केस ऑफ सॉलिड द डिफरेंस बिटवीन Cp एंड Cv इज नेग्लिजिबल। एंड क्वेश्चन इज दैट व्हाई, ऐसा क्यों होता है। देखो यहां पर इन केस ऑफ गैसेस, जब मैंने गैस की बात कर रहा था, इन केस ऑफ गैसेस Cp और Cv की वैल्यू में लार्ज डिफरेंस होता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज व्हेन वी गिव हीट टू एनी गैस देन देयर इज ए लार्ज चेंज इन द वॉल्यूम। होता है नहीं होता है, मैंने किसी गैस को क्या दी, हीट दी, उस गैस अचानक से क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। यानी किसी भी गैस को थोड़ा सा हीट देने पर उसके वॉल्यूम में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो जाता है, उसका वॉल्यूम क्या कर जाता है, एक्सपेंड कर जाता है। यानी वहाँ पर वॉल्यूम के चेंज होने से जो इफेक्ट आता है वो क्या होता है, मेजरेबल होता है। यहाँ बोल सकते हैं जो वॉल्यूम चेंज होता है वो कैसा होता है, मेजरेबल होता है इन केसेस ऑफ गैसेस, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड इन केसेस ऑफ सॉलिड, जब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने तवे को गर्म किया, मैं रोटी बना रहा हूँ, तवा रखा है मैंने गैस चूल्हे के ऊपर, ठीक है, मैंने गैस ऑन करी तो तवा गर्म हुआ, इसका मतलब उस तवे को स्पेसिफिक हीट होगी, उस हिसाब से गर्म होगा वो। नाउ क्या तवे को गर्म करने पर तवे का वॉल्यूम चेंज होता है, लेकिन क्या उस चेंज को हम ऐसे मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जो चेंज होता है उसके वॉल्यूम में वो कैसा होता है, नेग्लिजिबल चेंज होता है।
तो यानी इन केस ऑफ सॉलिड द चेंज इन वॉल्यूम ऑन गिविंग हीट इज नेग्लिजिबल, सो इन दैट्स वाई इन केस ऑफ सॉलिड Cp एंड Cv हैव सेम वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये अभी हम लिख के चलेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो सॉलिड के केस में क्या होगा, तो इन केस ऑफ सॉलिड वी ओनली डिस्कस कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी चाहे हम कुछ भी कर दें तो वॉल्यूम जो सॉलिड का है वो क्या रहता है, कांस्टेंट ही रहता है, क्योंकि चेंज होता ही नहीं। अगर हीट देने का मतलब, अगर हीट देंगे हम किसको, सॉलिड को, तो उसके वॉल्यूम में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, लेकिन वो चेंज क्या होगा, नेग्लिजिबल चेंज होगा, यानी हम उसको अकाउंट में नहीं लेंगे। तो हम हर समय जब भी सॉलिड की स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे तो हम किसकी बात कर रहे होंगे, सॉलिड की स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे होंगे, क्योंकि उसका वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट ही रहता है। बट इस केस में, गैस के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गैस को हीट देने पर, थोड़ा सा हीट देने पर उसके वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, और जिस चेंज को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इतनी बात क्लियर होगी। ओके, तो ये क्या हो गया मेरे पास, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एंड गैस हो गया। और लिक्विड के लिए भी सॉलिड जैसा ही होता है लगभग लगभग। ठीक, और एक बार पूरा कंप्लीट कर लें। अब देखो एक चीज़ और है यहाँ पर कि जो सॉलिड की जो स्पेसिफिक हीट होती है उसका जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट क्या है। ठीक है, अभी तो हम थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंटली उसकी स्पेसिफिक हीट किसी सॉलिड की पहले से आ गई। ठीक है, जो सॉलिड की जो स्पेसिफिक हीट होती है उसको हम सिर्फ एक ग्राफ से समझ सकते हैं। अगर मैं यहाँ को बोलूँ क्या, CV, अब CV क्यों बोला, वी आर डीलिंग, या फिर वी वांट टू कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट फॉर सॉलिड ओनली, बिकॉज वी आर स्टडिंग सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो इन सॉलिड देयर इज ओनली CV, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ solid is constant approximately, and here we have a temperature, and when we plot graph between Cp and Cv, the graph is looks like this approx। ठीक है, इस टाइप का ग्राफ होता है, and this value is 3R। ये वैल्यू कितनी होती है, 3R होती है। एंड हियर R इज गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, यहाँ R क्या है, गैस कांस्टेंट है, और T क्या है, टेम्परेचर है इन केल्विन। ठीक है, और ये क्या है मेरे पास, हीट कैपेसिटी है, और इसकी यूनिट क्या होती है, कैलोरी, मोल इनवर्स, और फिर केल्विन इनवर्स। ठीक है, अब ऐसा क्यों आया अभी हम देखेंगे, मतलब जब पढ़ रहे होंगे, जब पूरा लिखेंगे हम, वहाँ पर ये आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, क्लियर हुई बात ना। अब इस ग्राफ से क्या पता चलता है हमको, ये ग्राफ हमको बता रहा है कि किसी सॉलिड की स्पेसिफिक हीट एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जो Cb होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कब, व्हेन T इज हाई, जो T होगा मेरा वो कैसा होता है, हाई होता है। ये क्या है, T हाई है ना, तो T हाई में क्या है, कांस्टेंट है नहीं है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3R के बराबर होती है। हेयर R इज गैस कांस्टेंट। ठीक, और जो Cv है दिस इज T की पावर 3, T की पावर 3 एट लो टेम्परेचर। कहाँ पर, एट लो टेम्परेचर, किसके लिए, फॉर इंसुलेटर, फॉर इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर, जो इंसुलेटर के लिए जो Cv है वो T की पावर 3 की तरह वेरी करती है फॉर लो टेम्परेचर, या फिर फॉर व्हेन T टेंड्स टू जीरो। इसको वही बोल सकते हो, लो टेम्परेचर का मतलब क्या होगा कि T टेंड्स टू जीरो, जीरो केल्विन। जब T जो है वो जीरो केल्विन की ओर टेंस करेगा, या फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर की ओर टेंस करेगा, तो Cb होगा वो T की पावर 3 की तरह क्या करेगा, वेरी करेगा, किसके लिए, फॉर इंसुलेटर। बट फॉर मेटल दिस Cv at low temperature, this Cb is proportional to T, कब, when T tends to 0 केल्विन। लेकिन किसके लिए, फॉर मेटल, मेटल के लिए ऐसा होता है। ठीक है, मेटल के लिए कैसा होता है, ऐसा होता है, और इंसुलेटर के लिए कैसा होता है, ऐसा होता है। कब, when T tends to 0, और ये भी when T tends to 0, बट फॉर हाई टेम्परेचर दिस Cv इज कांस्टेंट। हाई टेम्परेचर के लिए Cv क्या रहता है, हमारा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये तो क्या होगा, एक तरीके से हमने कैसे पढ़ लिया इसको, एक तरीके बर्बली पढ़ लिया। अब क्या करते हैं, जो भी हमने अब तक पढ़ा उसको एक तरीके से मतलब इकट्ठा करते हैं जगह पर, एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या करते हैं, पूरे लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, मतलब जो मैंने ऐसे ही बोला। ठीक, ऐसे हमको भी समझना है, वो लिखना तो फिर वो तो एक्स्ट्रा काम हो जाता है कि हम लिख कैसे रहे हैं, पहले ये क्या हम समझ रहे हैं या फिर नहीं समझ रहे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। तो इंपॉर्टेंट ये 3 पॉइंट है अभी तक जो हमें पढ़ा है, सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 पॉइंट है, क्योंकि इन्हीं 3 पॉइंट पर आने वाले लेक्चर होंगे, यानी इन्हीं को हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। ये क्या था, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया, अब थ्योरेटिकली हमें क्या करना है, ये सब कुछ क्या करने हैं, प्रूफ करने हैं। ठीक है, वो तो आज के लेक्चर में नहीं होगा, वो तो आने वाले लेक्चर में होगा। तो आज के लेक्चर में क्या करेंगे, जो अब तक हमने पढ़ा है उसी को एक रूप देते हैं, किसका, राइटिंग का, मतलब मस्त करके नोट जैसा बनाते हैं। ठीक, तो हेडिंग लिखो, क्या हेडिंग लिखो इसमें, स्पेसिफिक हीट, ये मिटा दूं।
हेडिंग लिखो स्पेसिफिक हीट, क्या हो जाएगी, लिखो स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज, स्पेसिफिक हीट इज defined as heat required to rise the temperature of a substance of mass 1 gram by 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, किसी एक सब्सटेंस है जिसका मास 1 ग्राम है, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत पड़ती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक हीट बोल देते हैं। इफ डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू ए substance of 1 gram and change in temperature of substance is dt, then specific heat is given as कैसे दे देंगे आप, कैसे लिखेंगे कि C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू ओवर डी टी हो जाएगा। ठीक है, ये होता है। ओके, तो C इज इक्वल टू क्या आ गया, डी क्यू ओवर डी टी आ गया। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। इसको सम इक्वेशन नंबर क्या बोल दो, 1 बोल दो। ठीक है, अब हैशटैग करके लिखो फॉर डिफरेंट कंडीशन स्पेसिफिक हीट will be different। डिफरेंट कंडीशन के लिए जो स्पेसिफिक हीट होगी वो क्या होगी, हमारी डिफरेंस होगी। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम will be different from specific heat at constant pressure। ठीक है, ऐसा होता है नहीं होता है, ऐसा होता है कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी डिफरेंट फ्रॉम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, और अगर मैं किसकी बात करूं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूं तो क्या हो जाएगा, देखो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको कैसे लिखते हैं सिंबॉलिकली हम, सी के नीचे वी। ये क्या दिखाता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को दिखाता है। और अगर मैं किसकी बात करूं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर की बात, सॉरी प्रेशर की बात करूं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करूं तो क्या होता है मेरे पास, CP होता है। एंड फ्रॉम आवर प्रीवियस नॉलेज या फिर फ्रॉम आवर बचपन की नॉलेज, बचपन से हमको पता है, एंड वी नो CP is always greater than CV। CP is always greater than CV, and we also know कि this CP minus CV is equal to R। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये हमको दिखा रहा है, ये हमारी नॉलेज है, और ये नॉलेज हमको बताती है कि फॉर डिफरेंट कंडीशन स्पेसिफिक हीट विल बी डिफरेंट। ऐसा होगा नहीं होगा, ऐसा होगा ना। अब CP और CV के लिए फॉर्मूला क्या होंगे, तो हेडिंग लिखो फॉर्मूला फॉर CP एंड CV। फॉर्मूला फॉर CP एंड CV एंड CP। सबसे पहले किसका देखें, सबसे पहले देखो किसके लिए, फॉर CV। ठीक है, फॉर CV। ठीक है, एंड फॉर दिस वी हैव टू नो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सिंस फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स
डायनामिक्स। क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? आपको पता होना चाहिए कि अगर हम किसी एक सब्सटेंस को हीट दे रहे हैं तो किसी सब्सटेंस को दी गई हीट दो जगह यूज होती है। एक उस सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी को राइज करने पर और दूसरा उस सब्सटेंस के वॉल्यूम को बढ़ाने में, वर्क करने में। ठीक है, दो जगह खर्च होती है। एक तो कहाँ, किसी सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में किसी सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, और दूसरा किसी सब्सटेंस के वॉल्यूम को बढ़ाने में, किसमें, बढ़ाने में, वर्क करने में। ठीक है, क्या होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम टू इंक्रीज वॉल्यूम, अंग्रेजी में ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो लिख के चलता हूं मैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको लिखो, शॉर्ट में लिख दो फ्लूट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट given to any substance is used to in two way। ठीक है, पहला वे क्या है, टू इंक्रीज internal energy of substance, and the second way is to do work on substance, सिस्टम भी बोल सकते हैं, सब्सटेंस ही बोलते हैं। अभी सब्सटेंस लिख के आ रहे हैं तो सब्सटेंस बोलते हैं, वैसे सिस्टम लिखना अच्छा रहता है, तो फिलहाल सब्सटेंस से काम चलाओ। टू डू वर्क ऑन सब्सटेंस टू राइज इट्स वॉल्यूम, टू चेंज इट्स वॉल्यूम। ठीक है, एंड मैथमेटिकली इट इज गिवन एज, कैसे होता है, डी क्यू इज इक्वल टू, क्या होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, जहाँ डी क्यू क्या है, ये क्या है, हीट गिवन है, ये क्या है, हीट गिवन है। डी यू क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ये क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। और डी डब्ल्यू क्या है, वर्क डन ऑन सिस्टम, सब्सटेंस ही बोलो यार, ऊपर से सबसे आ रहा है ना, तो सब्सटेंस बोल दो, वर्क डन ऑन सब्सटेंस टू चेंज वॉल्यूम बाई कुछ वॉल्यूम चेंज, लेट अस से दिस चेंज इन वॉल्यूम इज डीवी। कितना वॉल्यूम चेंज कर रखा है, डीवी वॉल्यूम क्या कर रखा है, चेंज कर रखा है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एंड दिस इज इक्वल टू डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू प्लस क्या लिखोगे यहाँ पर, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, थर्मोडायनेमिकल वर्क डन, क्या होता है, पी डी बी के बराबर होता है। तो कितना हो जाएगा ये, पी डी बी, और वर्क डन ऑन द सब्सटेंस या ऑन द सिस्टम है, तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये क्या हो गया मेरे पास, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। क्लियर हुई बात। तो अगर मैं इसी फर्स्ट लॉ को कहाँ पर देखूँ, एट कांस्टेंट वॉल्यूम देखूँ, ये पी है ना, कहाँ पर देखूँ, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर मैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो डी क्यू निकालूंगा, या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, अगर वी क्या है मेरा, कांस्टेंट है, देन दिस इंप्लाइज दैट दिस डी वी इज इक्वल टू जीरो, यानी चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर कांस्टेंट वी कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो गया, तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू हो जाएगा। नाउ अब देखो, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, सी वी लिख सकता हूँ। नाउ सी वी इक्वल टू क्या होता है, नाउ फ्रॉम डेफिनेशन डी क्यू बाई डी टी होता है, क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, लेकिन ये भी कहाँ पर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ऐसे लिख देंगे। सी वी क्या है, डी क्यू बाई डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, एंड फ्रॉम दिस वी हैव डी क्यू इक्वल टू डी यू के बराबर है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, डी यू डिवाइडेड बाई डी टी, तो यहाँ पर ऐसे पार्शियल डिफरेंशियल लिखना ज़्यादा सही रहता है, डी यू बाई डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये क्या निकल गया, फॉर्मूला निकल गया। इसको साइड में लिख दूँ तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ से, सी वी इक्वल टू डी यू डिवाइडेड बाई डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये क्या है मेरे पास यहाँ फॉर्मूला है, जो क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। दिस इज फॉर्मूला फॉर सी वी। सिमिलरली क्या निकाल दोगे, सी पी के लिए निकाल दोगे, तो नाउ फॉर सी पी, तो सेकंड होगा, ये फर्स्ट था, सेकंड लिखो फॉर सीपी के लिए। देखो सीपी क्या होगा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सीपी को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल क्यू डिवाइडेड बाई डेल टी, लेकिन कहाँ पर, एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हो जाएगा फॉर्मूला। क्या इसका मॉडिफाई कर सकते हो आप, हाँ जी कर सकते हैं। देखो एक तो हमारे पास ये चीज़ है,
क्या है, देखो सिंस वी नो, सिंस जो डी क्यू इक्वल टू है वो क्या है, डी यू प्लस पी डी वी है। एक चीज़ और होती है हमारे पास एंथैल्पी, हमने पढ़ी है कि कुछ ऐसे पढ़ा है ना हमने, कैसे था, जी इक्वल टू गिब्स फ्री एनर्जी, जी इज इक्वल टू यू प्लस पी वी माइनस टी एस, यू प्लस पी वी माइनस टी एस, ऐसा होता है। और यहाँ पर ये जो टर्म है, ये टर्म क्या किसका बराबर होता है, एंथैल्पी एच के बराबर होता है। तो यहाँ से एंथैल्पी एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, यू प्लस पी वी आ जाएगा, और इसका नाम क्या है मेरे पास, एंथैल्पी है, ठीक है, एंथैल्पी। ओके, नाउ अगर मैं ऐसे क्या निकालूं, डी यू बाई डी एच एट कॉन्स्टेंट प्रेशर की बात करूं तो कितना हो जाएगा बताओ, एट कॉन्स्टेंट, सही लिख रहा हूं मैं, ठीक है, चलो देखो इसे मिटा दो, ये हो गया ना, ठीक है। देखो क्या है मेरे पास, h इक्वल टू कितना आ गया, और हमको चाहिए क्या, डी क्यू चाहिए, ठीक। जो h है मेरे पास वो क्या है, u प्लस पी वी है, और तो यहाँ से डी एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। एक बार इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसका, ठीक है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताया ना आपको, ऐसा तो होता है। अब ये कितना हो जाएगा, जीरो, बिकॉज P इज कॉन्स्टेंट, बिकॉज P क्या है, कॉन्स्टेंट है, बिकॉज हम कहाँ देख रहे हैं, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर देख रहे हैं, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास डी एच इक्वल टू कितना आ गया, डी यू प्लस पी डी वी आ गया। अब ये जो टर्म है डी यू प्लस पी डी वी, ये किसके बराबर है, डी क्यू के बराबर है। तो यहाँ से मेरे पास डी एच इक्वल टू कितना आ गया, डी क्यू आ गया। तो इसका मतलब जो सी पी हो गया मेरे पास, सी पी इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एंड दिस इज इक्वल टू डी एच डिवाइडेड बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। ये दो चीज़ क्या होगी मेरे पास, सी पी और सी बी की क्या होगी, वैल्यू होगी, यानी उन दोनों के लिए क्या हो गए, फॉर्मूला हो गए। क्लियर है बात ना। अब इसके बाद क्या था, हमने ये पढ़ा कि अभी तक जो आप ऐसे बोल रहे थे हम, वहाँ पर हमने क्या बोला था कि फॉर गैसेस देयर इज ए लार्ज डिफरेंस इन बिटवीन सी पी एंड सी बी, बट फॉर सॉलिड देयर इज ए वेरी स्मॉल डिफरेंस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कर बना के लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्योंकि उससे आपको याद रहेगा ना। तो ऐसे लिख, यहाँ तो हो गया ना, अब लिखो क्वेश्चन, इसको ऐसे कर देना स्टार, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लिखो, फॉर गैसेस सी पी एंड सी पी आर डिफरेंट बाई लार्ज अमाउंट but in case of solid this difference is negligible why, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। आंसर को पता है क्या होता है, लिखो आंसर, लिखो क्या हो जाएगा आंसर, इन केस ऑफ gases on heating there is large change in volume, hence that's why CP and CV are different, but on the other hand in case of solid the in case of solid on giving heat, on heating change in volume is negligible, change in volume is negligible, that's why
Cp and Cv are almost same. That's why Cp and Cv are almost same. ठीक है. So तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, Cp एंड Cv आर ऑलमोस्ट सेम. दोनों क्या होते हैं, लगभग क्या होते हैं, सेम होते हैं. वी कैन कंक्लूड दैट ऐसे लिखो, वी कैन से दैट ऐसे लिखो, वी कैन से दैट इन सॉलिड मोस्ट ऑफ द टाइम वी से specific heat of solid at constant pressure at constant volume. ठीक है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम कहाँ पर देख रहे होते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही देख रहे होते हैं, क्योंकि कितनी हीट दे दो सॉलिड को, उसका जो मेरे पास वॉल्यूम है वो चेंज होने वाला नहीं है. जैसे मेरे पास यहाँ पर गिलास पड़ा है ना, एक गिलास पड़ा हुआ है, इसको मैं हीट दूंगा, इसमें गर्म पानी डाल दूंगा, क्या इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा? चेंज नहीं होगा. हाँ, बहुत कम चेंज होगा, क्योंकि इसमें अगर हीट करूंगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, क्योंकि बॉन्ड हैं, हो सकते हैं बॉन्ड खिंच जाएंगे, वाइब्रेशन के कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वॉल्यूम इतना चेंज नहीं होगा कि उस वॉल्यूम को मैं क्या करूँ, नोटिस करूँ. यानी वो वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम क्या है, नेग्लिजिबल है. तो इस तरीके से, इसलिए हम स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड किस केस में देखते हैं, हमेशा एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम देखते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर सिर्फ एक केस मतलब आता है, वो क्या है, सॉलिड के केस में सिर्फ एक केस आता है, या फिर एक टाइप की स्पेसिफिक हीट आएगी, वो क्या होगी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगी. ठीक, क्लियर हुई बात ना. अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से, तो इट मीन दैट इज इसका मतलब क्या हुआ, v इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो वॉल्यूम हो गया वो कांस्टेंट हो गया, एंड दिस इंप्लाइज दैट दिस dv इक्वल टू 0 हो गया. dv कितना हो गया, 0 हो गया. अब कहाँ आओ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आओ, इसमें आओ. अगर dv 0 है देन dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, du हो जाएगा. तो यहाँ से क्या कंक्लूड करूंगा मैं, तो इन केस ऑफ सॉलिड whenever we give heat या फिर whenever we heat a solid then this heat is only used to in rise in इंटरनल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर कोई वर्क हो ही नहीं रहा है वॉल्यूम को चेंज करने पर. तो फर्स्ट लॉ में सिर्फ ये वाला टर्म आएगा, कौन सा वाला, du वाला. यानी जब हम किसी सॉलिड को हीट देते हैं तब वो सॉलिड को दी गई हीट सिर्फ एक जगह यूज होती है, और वो कहाँ यूज होती है, उस सॉलिड के इंटरनल एनर्जी को राइज करने में. ठीक है. तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ तक लिख दिया आपने, मैं इसे मिटाता हूँ, फिर यहाँ पर लिख के चलेंगे. ठीक है. तो ऐसा बोलेंगे कि फ्रॉम अबव क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर किया, वी कैन मेक ए डिसीजन, या फिर वी कैन से दैट फ्रॉम अबव क्वेश्चन या फिर फ्रॉम अबव डिस्कशन बोल दें. ठीक है, ये डिस्कशन तो किया हमने, तो फ्रॉम अबव डिस्कशन वी कैन से दैट in case of solid on heating heat is only used to rise in internal energy of सॉलिड की इंटरनल एनर्जी को राइज करने में यूज होगा बस. ठीक है, क्योंकि दूसरा केस में यूज होता है वर्क डन करने में, तो वर्क डन करने का मतलब वॉल्यूम चेंज करना, और वॉल्यूम चेंज तो हो नहीं रहा सॉलिड के केस में, तो सिर्फ एक जगह यूज होगा, कहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में. क्लियर होगी बात. नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ वी कैन चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी सॉलिड. ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो. ठीक है, ऐसे अच्छा लग रहा है ना, क्वेश्चन लिख के चलो कि हाउ वी कैन चेंज internal energy of any solid. ठीक है, किसी सॉलिड की इंटरनल एनर्जी को कैसे चेंज किया जा सकता है. आंसर में लिखो, देयर आर टू वे टू चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ सॉलिड. देयर आर
देयर आर टू, ये नहीं पढ़ा ना हमने फर्स्ट में, ठीक है, मेरे दिमाग से हट गया, चलो अभी पढ़ लेंगे। देयर आर टू वे टू चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ सॉलिड, ठीक है। कौन कौन से हैं यहाँ पर लिखो, वे फर्स्ट, वे वन, और यहाँ क्या लिख दो, वे टू, ठीक है। नाउ वे फर्स्ट क्या है, ठीक, देखो होता क्या है, अगर मैं एटम की बात करता हूँ, अगर मैं किसको सॉलिड की बात करता हूँ, सॉलिड में क्या होते हैं, एटम होते हैं, और हम ये बोलते हैं कि वो एटम एक दूसरे के साथ किससे कनेक्टेड है, एक इलास्टिक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और एट इक्विलिब्रियम जो मेरे पास क्या है, एटम है, वो क्या कर रहे हैं, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि उनके वाइब्रेशन क्या हो जाए, रैंडम हो जाए, यानी उनके वाइब्रेशन क्या हो जाए, एक रैंडम ऑर्डर में ना हो, ऐसे हलचल मल जाए वाइब्रेशन में, यानी ऐसे 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 वाइब्रेशन होने लग जाए, तो जब भी किसी सॉलिड में इस टाइप के वाइब्रेशन होते हैं, यानी हलचल होती है वाइब्रेशन करते समय, तब हम क्या बोलते हैं, हमने क्या कर दी, एक्चुअल में सॉलिड की इंटरनल एनर्जी राइज कर दी, या बोल सकते हैं इंटरनल एनर्जी क्या कर दी, हमने बढ़ा दी, यानी रिग्रेस वाइब्रेशन, यानी किसी सॉलिड में अगर क्या हो रहे हैं, रिग्रेस वाइब्रेशन हो रहे हैं, बोल सकते हैं, मतलब कंट्रोल में है ही नहीं वाइब्रेशन, उस टाइप के जब वाइब्रेशन होंगे, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब ऐसे 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 वाइब्रेशन हो रहे हैं खतरनाक तरीके से एटम के, तब हम क्या बोलेंगे कि हमने क्या कर दी, उस सॉलिड की इंटरनल एनर्जी राइज कर दी, ठीक है। मैं कुछ ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसा है मेरे पास कि एक नॉर्मल टेम्परेचर पर, कोई नॉर्मल टेम्परेचर है, ये क्या है, किसी सॉलिड के एटम है, ठीक, और ऐसे फर्स्ट क्लास करके बैठे हुए हैं और अपनी मेन पोजीशन के बाद वाइब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद कुछ ना कुछ तो इंटरनल एनर्जी होगी, ठीक है, इस तरीके से है, और ये उसकी मेन पोजीशन है, ये कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, ठीक है, ये भी वाइब्रेट करेगा, ये कभी इधर गया, कभी इधर गया, यानी शांतिपूर्वक क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी पीसफुली वाइब्रेटिंग इन ए ऑर्डर्ड मैनर, क्या बोल सकते हैं, वाइब्रेटिंग इन ऑर्डर्ड मैनर, या फिर गुड मैनर लिख दो, बहुत अच्छे तरीके से, गुड मैनर, ठीक है, एकदम मस्त करके, कभी ऐसे आगे जा रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं, कभी आगे कभी पीछे, यानी बहुत अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। इसका मतलब अभी इसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, कुछ नहीं, तभी तो वाइब्रेट कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी है अभी, लेकिन क्या है, कम है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा हूँ। देखो इंटरनल एनर्जी बढ़ाते ही क्या होगा कि जो वाइब्रेशन होंगे ये कैसे हो जाएंगे, बैड वाइब्रेशन हो जाएंगे, बहुत खराब, ऐसे 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 चलने लग जाएंगे, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, उसका मेरे पास अंग्रेजी का वर्ड नहीं आ रहा है, जैसे वर्ड आता है मैं लिखाता हूँ, ठीक है। होगा क्या, पहले वो देख लेते हैं। तो कुछ ऐसा होगा कि ये एटम है, ये एटम है, ये एटम है, और यहाँ फिर ये स्प्रिंग है, यूँ करके, ये फिर स्प्रिंग है, फिर ये स्प्रिंग है, ठीक है। अभी तो क्या हो रहे थे, ये माने इस एटम की बात करते हैं, यहाँ पर एक ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, अब क्या होगा, ये ऐसे, फिर यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, ऐसे, यानी हर जगह को जाने क्या करेगा, ये कोशिश करेगा। और इस टाइप ऑफ वाइब्रेशन को हम क्या बोलेंगे कि एटम वाइब्रेटिंग रिग्रेसली, यानी बहुत गंदे तरीके से क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो क्या बोलेंगे हम इसको, एटम वाइब्रेटिंग रिग्रेसली, सॉरी यार, एटम वाइब्रेटिंग रिग्रेसली, या स्पेलिंग देख लेना, प्लस हो सकती है, एटम्स आर वाइब्रेटिंग रिग्रेसली। और जब भी एटम रिग्रेसली वाइब्रेट करते हैं, पहले ऑर्डर में गुड मैनर में कर रहे थे, अब वो रिग्रेसली वाइब्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या किया हमने, इसकी इंटरनल एनर्जी को क्या कर दिया है, राइज कर दिया है। तो ये क्या है, एक तरीका है इंटरनल एनर्जी क्या करने का, राइज करने का। अगर इंटरनल एनर्जी राइज कर रखी है, इसका मतलब क्या राइज हुआ उसका, अल्टीमेटली टेम्परेचर राइज हुआ है, यानी इंटरनल एनर्जी डिपेंड अपॉन ओनली टेम्परेचर। इसका मतलब अगर मैंने इसकी इंटरनल एनर्जी क्या कर रखी है, राइज कर रखी है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी कब राइज हुई होगी, जब मैंने इसको कुछ ना कुछ क्या दी होगी, हीट दी होगी, यानी इसका टेम्परेचर क्या किया होगा, राइज किया होगा। जैसे टेम्परेचर राइज किया, इसके जो एटम है वो क्या करने लगे, रिग्रेसली वाइब्रेट करने लगे, यानी क्या हो गया, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई है, राइज हो गई है। तो वाइब्रेटिंग ऑफ एटम रिग्रेसली इज द साइन ऑफ राइज इन इंटरनल एनर्जी, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। यानी किसी भी सॉलिड की एटम के रिग्रेसली वाइब्रेट करना किसकी निशानी है, इंटरनल एनर्जी के राइज करने की निशानी है। एक एग्जांपल में दे सकता हूं, जैसे क्या होता है ना, हमारे पास वो होती है कॉइल, होती है कॉइल, किसकी, हीटर होता है ना, हीटर जिसमें आप आग सेकते हैं जाड़ों में, ठीक है, आग मतलब उसे हीट लेते हैं, हीटर होता है हमारे पास।
आपने ध्यान दिया होगा, जैसे हम क्या करते हैं, बटन दबाते हैं, वो लाल होता है तो उससे आवाज़ आती है आवाज़, ऐसे चल 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 करके आवाज़ आती है। इसका मतलब क्या हुआ, वो जैसे हीट हो रहा है यानी उसकी इंटरनल एनर्जी राइज कर रही है, क्या हो रहा होगा, उसके अंदर के जो एटम हैं वो रिगरसली क्या करने लगे, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगे होंगे। ठीक है, अब ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा, उनकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, राइज होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक रास्ता हो गया क्या करने का, इंटरनल एनर्जी राइज करने का, कि दिस इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी या फिर राइज इन इंटरनल एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ दीज एटम, या बोल सकते हैं ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ, या फिर ड्यू टू लेटेस्ट वाइब्रेशन, ऐसा ही बोल सकते हैं, बिकॉज द वाइब्रेशन ऑफ दीज एटम वी नो दैट फ्रॉम अवर प्रीवियस स्टडी कि दिस वाइब्रेशन इज नोन एज लेटेस्ट वाइब्रेशन, या फिर क्या बोल सकते हैं, दिस इज, या फिर इसको एक तरीके से समराइज करना चाहें तो हम बोलेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यू टू लेटेस्ट वाइब्रेशन। ठीक है, किधर हुई बात, देखो एक ऐसा इसका सस्ता सा एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे क्या होता है ना, जैसे कोई सीनियर इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है, एकदम टाई कोट पहन रखी है, लाल वाली टाई पहन रखी है, एकदम ऐसे पहना, हाथ यहाँ पर एक पॉकेट स्कार्फ लगा रखा है, मस्त वाली बेल्ट, चमचमाते जूते पहन रखे हैं, ठीक है, और एकदम जेंटलमैन लग रहा है, और कहीं शादी में गया, ठीक है, और उसको बोला कि भाई साहब नाच दिखाइए अपना, ठीक है, और वो एकदम स्वस्थ है, ठीक, तो वो डांस कैसे करेगा, डांस कैसे करेगा, एकदम जेंटलमैन की तरह ऐसे ऐसे डांस कर रहा होगा, ठीक है, यानी बहुत अच्छे अच्छे तरीके से वाइब्रेट करेगा अपने मेन पोजीशन की ओर, पहले आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा, ठीक है। जैसे ही अंदर कुछ हीट जाती है, जैसे ही अंदर कुछ हीट जाती है, भाई साहब वो जो रिग्रेसली डांस करता है उसको कोई मतलब नहीं रहता कि उसने क्या पहना है, वो क्या है, उसका स्टेटस क्या है, बस खतरनाक कूद पड़ता है वो, ठीक है, यानी उसके अंदर क्या जाती है, कुछ इंटरनल एनर्जी जाती है ना, जो भी लगाता है वो, ठीक है, तो वो क्या है, उसको हीट दी, उसने हीट दी, तो हीट देने से क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी राइज करी, इंटरनल एनर्जी राइज करने से क्या हुआ, वो रिग्रेसली क्या करने लग गया, वाइब्रेट करने लग गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक वे हो गया क्या करने का, किसी भी सॉलिड की इंटरनल एनर्जी को राइज करने का, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे दूसरा वे क्या होता है, चलो ये इतना बहुत है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, वाइब्रेटिंग इन गुड मैनर एंड हियर वाइब्रेटिंग इन रिग्रेसली या फिर रिग्रेस मैनर। और दूसरा वे क्या होता है, दूसरा वे बड़ा आसान है, यहाँ पर क्या होगा कि क्या होता है, जैसे क्या है मेरे पास कोई एक सॉलिड है, सॉलिड में क्या होते हैं, एटम होते हैं, एटम्स होते हैं, तो एटम में क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है ना, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, माना यहाँ पर 2-3 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, यानी दोज इलेक्ट्रॉन विच आर लूजली बाउंडेड विथ न्यूक्लियस आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन एंड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव इन सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है, उसके पूरे वॉल्यूम में वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अगर मैं क्या करूं, उन फ्री इलेक्ट्रॉनों की को लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में पहुंचा दूं, कुछ ऐसा करके, ठीक है, क्या करूं, अगर मैं उन फ्री इलेक्ट्रॉन को, जो फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं, उनको क्या करूं, उनको कुछ ऐसा करूं कि उनको क्या कर दूं, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में पहुंचा दूं, तो इससे भी क्या होता है, सॉलिड की इंटरनल एनर्जी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो यहां पर लिखो, वी कैन इंक्रीज इंटरनल एनर्जी ऑफ सॉलिड, वी कैन इंक्रीज internal energy of solid by exciting free electrons from lower energy state to higher energy state ठीक है। लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में पहुंचाने के, जब हम पहुंचाते हैं किसी को फ्री इलेक्ट्रॉन को, उससे भी क्या होता है, जो इंटरनल एनर्जी ऑफ सॉलिड है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। बट दिस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज वेरी वेरी स्मॉल, जो इसके कारण जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है वो क्या होता है, बहुत भी कम होता है। जो अप्रिशिएबल चेंज आता है इंटरनल एनर्जी में वो किसके कारण होता है, दीज वाइब्रेशन, इन वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, बहुत अप्रिशिएबल चेंज होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से लिख के चलें, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम, अगर इन दोनों की वजह से इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड है उसके कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इसके कारण और एक इसके कारण, ठीक है। यानी इंटरनल एनर्जी में कौन पार्टिसिपेट करता है, राइज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, सॉरी स्पेसिफिक हीट में कौन पार्टिसिपेट करता है, या बोल सकते हैं स्पेसिफिक कैसे डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, राइज हो रही है, और किसी सॉलिड की इंटरनल एनर्जी में राइज करने में किन दोनों का हाथ होता है, इन दोनों का हाथ होता है। तो किसी भी सॉलिड की स्पेसिफिक हीट में 2 टर्म आएंगे, एक टर्म कहां से आएगा, इधर से आएगा, और एक टर्म कहां से आएगा, इधर से आएगा, ठीक है। तो लिख के चले, तो
ये हो गया था ना। एज वी सी दैट, ऐसे लिखो, एज वी सी दैट, एज वी सी दैट टू राइज internal energy of solid, there are two way one is lattice vibration, and other is transition of electron from lower state to higher state, so we can say that in specific heat of solid there will be two terms. One is corresponding to lattice vibration, called, और उस टर्म को क्या बोलते हैं हम, called lattice specific heat, of solid, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज ड्यू टू, या फिर सेकेंड वन इज करस्पॉन्डिंग टू कैसे करस्पॉन्डिंग आएगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन called electronic specific heat, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन के हायर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाने से जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रही है, उसकी वजह से क्या होगा, कुछ स्पेसिफिक हीट होगी उसकी, और उस स्पेसिफिक हीट को क्या बोला हमने, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट बोला। और इसकी वजह से, इस वाइब्रेशन की वजह से जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आया, उसकी वजह से कोई इसके पास कुछ स्पेसिफिक हीट होगी, और उसे हमने क्या बोला, लेटिस स्पेसिफिक हीट बोला, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे क्या करूं तो क्या कह सकते हैं हम, सो वी कैन राइट व्हाट वी कैन राइट कि स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक हीट ड्यू टू लेटिस वाइब्रेशन प्लस स्पेसिफिक हीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, खाली ऐसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट। तो इसका पूरा नाम क्या है, क्या है पूरा नाम, लेटिस स्पेसिफिक हीट, और इसका पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट है, ठीक, क्लियर होगी बात, ओके। एक चीज और क्या है कि जो इसका इफेक्ट होता है वो नेग्लिजिबल होता है, यानी इसके कारण जो स्पेसिफिक हीट होगी वो भी क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी। It is found that electronic specific heat is very small, very small, so we can neglect it, so in our further discussion,
further discussion of specific heat of solid, we only discuss about specific heat due to lattice vibration, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर ये नेग्लिजिबल है तो इसका मतलब आगे आने वाले लेक्चर में, या बोल सकते हैं आगे आने वाले टॉपिक में जो भी हम बात करेंगे वो सिर्फ हम किसकी बात कर रहे होंगे, स्पेसिफिक हीट ड्यू टू लेटिस वाइब्रेशन की क्या कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे। इतनी बात क्लियर हुई। तो ये क्या हो गया मेरे पास कि सॉलिड की स्पेसिफिक हीट के क्या क्या पार्ट होते हैं। वहाँ पर दो टर्म आते हैं कि एक किसके कारण होगी सॉलिड की स्पेसिफिक हीट ड्यू टू लेटिस वाइब्रेशन, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से स्पेसिफिक हीट होती है दैट इज वेरी स्मॉल, सो वी कंसिडर ओनली स्पेसिफिक हीट ड्यू टू लेटिस वाइब्रेशन एंड दिस थिंग। ओके, एक मिनट वेट करना, ठीक है, 51 मिनट हो गए, ठीक है। कुछ और पढ़ लेते हो। देखो एक चीज़ आती है ना यहाँ पर, क्या है कि स्पेसिफिक हीट, एक तो होता है स्पेसिफिक हीट, एक होता है क्या स्पेसिफिक हीट, और आप लोगों ने कभी कभी ये भी सुना होगा कि हीट कैपेसिटी, और कभी कभी सुना होगा क्या मोलर हीट कैपेसिटी। क्या चीज़ है इसका मतलब, क्या चीज़ है? तो ओकेजनली समटाइम वी सेड कि स्पेसिफिक हीट, और समटाइम वी सेड मोलर हीट कैपेसिटी, और समटाइम वी सेड हीट कैपेसिटी। तो इनमें क्या अंतर है, ठीक है, इन तीनों में। तो इसे मिटा दूं, मैं इसे मिटा दूं, ठीक है। तो क्वेश्चन बना के ले चलो ऐसे, या फिर तीन टर्म है, ठीक है, तीन टर्म है। कौन कौन से? पहला टर्म क्या है, स्पेसिफिक हीट, ठीक है, CV, C, ओके। दूसरा क्या है, ऐसे मत लिखो, स्पेसिफिक हीट, और दूसरा क्या है हीट कैपेसिटी, और तीसरा क्या है मोलर हीट कैपेसिटी। क्या लिख रहा हूं, दे आर सेम, एक मस्त बताने वाला अभी देखना, दे आर सेम और डिफरेंट, ठीक है। क्वेश्चन बना के लिख दो उसको, क्वेश्चन बोल दो ऐसे, देखो, ठीक है। देखो तीन के तीन एक जैसे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है पर्यायवाची हैं, ठीक है, कि ये क्या है स्पेसिफिक हीट, ये क्या है हीट कैपेसिटी, और ये क्या है मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। हम बचपन में पढ़ते थे ना, पर्यायवाची पढ़ते थे हम, क्या पढ़ते थे, पर्यायवाची पढ़े हैं आप लोगों ने, ठीक है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं कमेंट में लेना, मैं भूल गया क्या बोलते हैं। जैसे क्या होता है, आग होता है ना, क्या होता है आग, और ये क्या होता है अग्नि होता है। अग्नि कैसे लिखते हैं, छोटी नहीं आती है, अग्नि होता है। दो चीज़ होती हैं, ये दोनों क्या है पर्यायवाची हैं, किसके, आग के। एक पावक भी होता है इसका, क्या होता है पावक, ओके। एक्चुअली मैंने कुछ दिन पहले सीखा कि इस दुनिया में जो वर्ड होते हैं ना, कोई शब्द होता है, कोई भी शब्द कोई दूसरे शब्द का पर्यायवाची कभी हो ही नहीं सकता। यानी दो शब्दों का सेम मतलब कभी दुनिया में हो ही नहीं सकता। यानी कोई भी शब्द किसी दूसरे शब्द का पर्यायवाची कभी होता ही नहीं है। यानी ये जो शब्द लिखे हैं ना मैंने यहाँ पर, ये दूसरे का पर्यायवाची नहीं है, हम बोलते हैं कि पर्यायवाची है, क्योंकि कोई शब्द के किन्हीं दो शब्दों का सेम मीनिंग हो ही नहीं सकता। अब आप बोलोगे कि इन दोनों का तो सेम मीनिंग है, नहीं है। देखो बोलचाल की भाषा वैसे है, आप ऐसे समझ की भाषा में है कि ऐसे फिजिकली है कि ये भी सेम चीज को इंडिकेट कर रहा है, ये भी सेम चीज को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन बोलचाल की भाषा में जब देखोगे ना, दोनों क्या है अलग अलग हैं। जैसे आप कहोगे कि हवन हो रहा है कहीं पर, हवन में क्या डालो बोलते हैं, अग्नि डालो बोलते हैं, ठीक है। आप ये थोड़ा बोलोगे हवन में आग डाल दो, कितना गंदा लग रहा है, भद्दा लग रहा है ना, ठीक है। हवन में अग्नि डालो, कितना प्यारा लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों शब्द आए क्योंकि उनका कुछ न उसके पीछे कुछ न कुछ क्या है रीजन है। बिना रीजन के कोई दो शब्द नहीं आते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी जो तीन शब्द आए, क्या क्या, स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी, यानी ये तीनों लगते कैसे हैं, सेम है,
लेकिन सेम नहीं है, इनके आने का क्या है मतलब है। तो वो कहाँ से पता चलेगा, उनकी डेफिनेशन पता चलेगा, तो लिख देंगे डेफिनेशन। ठीक है, सबकी सेम होगी, बस क्या होगा, एक एक शब्द का क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। देखो सबसे पहले किसको डिफाइन करते हैं, स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करें। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, हीट रिक्वायर, ये तो फर्स्ट में लिखा है हमने, हीट रिक्वायर, उसी को लिख दो, फर्स्ट वाला चिप देना है यहाँ पर, क्या फर्स्ट वाला, तो यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट वाली डेफिनेशन। ठीक है, वो लिख देना यहाँ पर कि हीट रिक्वायर टू राइज ए टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 ग्राम सब्सटेंस की टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जिस हीट की जरूरत होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा, फर्स्ट में पढ़ा। अब दूसरा क्या है मेरे पास, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है, अब ध्यान सुनना, हीट रिक्वायर टू राइज ए टेम्परेचर ऑफ इस सब्सटेंस, या बोल सकते हैं कंप्लीट सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। 1 ग्राम नहीं बोला उसने, माना मेरे पास 1 किलो चीनी है, सॉरी 1 किलो मेरे पास लोहा है, तो पूरा 1 किलो लोहे के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होगी या फिर जितनी हीट हमको चाहिए, उसी को हमने क्या बोला, हीट कैपेसिटी बोला। अभी हम किसकी बात नहीं कर रहे, 1 ग्राम की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, जितना मेरे पास सब्सटेंस है वो कितनी हीट ले सकता है, या फिर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट वो लेगा। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, हीट रिक्वायर टू राइज ए टेम्परेचर ऑफ कंप्लीट सब्सटेंस बाई 1 डिग्री। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो कंप्लीट सब्सटेंस की बात हो रही है यहाँ पर, ये क्या है, अंतर है दोनों। यहाँ से किसकी बात हो रही है, 1 ग्राम की बात हो रही है। अब अगला देखो क्या है मेरे पास, मोलर हीट कैपेसिटी, और इसी को हम ज्यादा पढ़ते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। अब यहाँ मोलर शब्द आ गया, क्या आया, मोलर शब्द आया। मोलर शब्द का किससे मतलब निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा मोल से निकल रहा है। तो यहां पर जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम किस में लेंगे, मोल में लेंगे। तो 1 मोल सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो लिख दो यहां पर, हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं। क्लियर है बात ना। अब यूनिट क्या हो जाएगी बताओ फिर, यहाँ से यूनिट क्या हो जाएगी। देखो होता क्या है मेरे पास, तो सी होता है, क्या होता है, dQ बाई dt होता है। ठीक है, और इतना पर मोल, कि 1 मोल की बात हो रही है। ठीक है, 1 मोल की बात हो रही है, तो यूनिट क्या हो जाएगी बताओ, यूनिट हो जाएगी मेरे पास, ये क्या होगा, हीट किस में आते हैं, कैलोरी में, और ये क्या है, टेम्परेचर, और यहाँ पर मोल भी आएगा, तो कितना आ जाएगा, ये मोल इनवर्स, और ये क्या आ जाएगा, कैलोरी। दिस इज SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, या फिर मोलर स्पेसिफिक हीट की यूनिट है। ठीक है, तो क्या पढ़ते हैं हम, अक्सर मोलर हीट कैपेसिटी का ज्यादातर बात करते हैं। ओके, तो इन तीनों में आपको अंतर समझ में आना चाहिए। ठीक है, दिख सेम रहे, लेकिन तीनों का आने का मतलब क्या है, मकसद क्या है, अलग अलग है। ठीक है, सब जुड़ते सब एक चीज से हैं, लेकिन आने का जो मकसद है वो क्या है, तीनों का अलग अलग है, तभी ये 3 नाम आए इधर पर ना। अब लास्ट में हिंट डालो कि एक्सपेरिमेंटल फैक्ट अबाउट स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट अबाउट स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। ठीक है, देखो we can understand the experimental fact by following graph. We can understand experimental fact about heat capacity। हाँ, क्या लिखो, मोलर हीट कैपेसिटी लिखो। ठीक है, इसकी बात करते हैं हम मोस्ट ऑफ टाइम, मोलर हीट कैपेसिटी बाय फॉलोइंग ग्राफ। देखो
क्या हुआ होगा, साइंटिस्ट ने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे सॉलिड लिए, सारे सॉलिड के लिए क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो डेटा आया उस डेटा को लेकर क्या करा, एक ग्राफ ड्रॉ किया। तो कुछ टाइप का ग्राफ ड्रॉ किया उन्होंने कि वर्टिकल एक्सिस पे क्या लिया, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि सॉलिड है तो कांस्टेंट वॉल्यूम ही होगा, ऑब्वियसली बात है। यहाँ क्या लिया, CV लिया, और यहाँ क्या लिया, टेम्परेचर एट टाइम, सॉरी एट केल्विन, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बताओ, क्या हो जाएगी मेरे पास, कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है, ऐसे कुछ। और ऐसे कुछ यहाँ पर ग्राफ खींचा, कैसा ग्राफ आया हम सबको पता है कैसा ग्राफ आता है, इस टाइप ग्राफ आता है, ऐसा ग्राफ आता है, ठीक, इस टाइप का ग्राफ आता है, ओके। एंड दिस ग्राफ टेंड्स टू कांस्टेंट, क्या हो जाता है, ग्राफ कांस्टेंट हो जाता है, एंड दिस वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू कितना होता है, 3R होता है, लेकिन ये कब है, एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख देंगे दिस ग्राफ टेल्स अस, दिस ग्राफ टेल्स अस, सबसे पहली बात क्या करते हैं, एट हाई टेम्परेचर, जो मेरे पास CV है, स्पेसिफिक हीट ऑफ एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्या है वो, कांस्टेंट है, एंड दिस इज इक्वल टू 3R, वो किसके बराबर है, 3R के बराबर है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है, ऐसा कुछ है। और सेकंड चीज क्या क्या बोल रहा है, एट लो टेम्परेचर का मतलब T टेंस टू 0 केल्विन, जो मेरे पास CV होता है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू T की पावर 3, लेकिन किसके लिए, फॉर इंसुलेटर, किसके लिए, फॉर इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर के लिए ऐसे वेरी करता है। और एंड जो CV होता है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू T फॉर मेटल, ठीक है, ओके। तो ये क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट हो गया। यहां तक हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, ये चीज़ें हमने क्लास 11th में पढ़ी हुई थी, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, इन चीज़ों को प्रूव करना, इनका एक्सप्लेनेशन देना कि ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, और ये क्यों होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमको 3 या 4 थ्योरी पढ़नी पड़ेंगी, इन तीनों को क्या करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। पहला होगा क्लासिकल थ्योरी, फिर होगा, या फिर क्लासिकल थ्योरी बोलते हैं, या फिर डिलॉग-पेटिट लॉ बोल सकते हैं, फिर होगा क्या, आइंस्टीन थ्योरी, फिर होगा हमारे पास लास्ट में क्या, डीवाई थ्योरी, ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे कब, नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर एक धुआंधार लेक्चर था, ठीक है, बहुत लंबा भी हो गया, लेकिन ये मांगता है, ठीक है। अब क्लास 11 तो है नहीं कि मतलब 15 मिनट की वीडियो देख के काम चल जाएगा, हमें क्या करना है, सीखनी है चीज़ें। जब चीज़ें सीखनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, किताबों के पन्ने पलटने पड़ेंगे, एक किताब से काम नहीं चलेगा, 3 किताबों से इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, और लंबे लंबे लेक्चर देखने पड़ेंगे, तुम चाहे मेरे देखो या फिर किसी MIT के टीचर के देखो, ठीक है। 15 मिनट की वीडियो देखकर ऑब्वियसली बात है ग्रेजुएशन में तो नहीं होता है, हाँ पास हो जाओगे, मैं यही नहीं कह रहा, लेकिन वो एक चीज़ अलग फीलिंग होती है ना, यस मुझे वो चीज़ आता है, मैं इसको किसी को समझा सकता हूँ, वो फीलिंग अलग ही होती है। वो फीलिंग कब आती है, जब आप उस लेवल में जाके पढ़ोगे, ठीक है। आप खुद ही बताओ, आप अगर कहीं जा रहे हो, मैं ये नहीं कर रहा कि जो 15 मिनट की वीडियो बनाते हैं गलत बनाते हैं, दे आर डूइंग ए वेरी ग्रेट जॉब एंड आई रिस्पेक्ट ऑल एंड एवरी एजुकेटर इन दिस प्लेटफॉर्म, बट हाँ आप खुद बताओ, आप एक 15 मिनट की वीडियो 10 मिनट की वीडियो देख के आ रहे हो, और क्या आप किसी को ऐसा समझा सकते हो, नहीं समझा सकते, ठीक है, ये सच है, नहीं है, ये सच है ना। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं करूँगा मेरी वीडियो देखो, आप किसी MIT के प्रोफेसर की वीडियो देख सकते हो, ठीक है, आप IIT खड़गपुर के प्रोफेसर की वीडियो देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि क्यों बनाते हो इतनी लंबी लंबी वीडियो, क्योंकि अगर किसी सब्जेक्ट के सार में या अंदर उसके अंदर घुसना है तो हमको लंबी लंबी चीज़ें, लंबी लंबी रातें और लंबी लंबी किताबें, मोटी मोटी किताबों के लंबे लंबे पन्ने पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। किधर हुई बात, तो ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।